उत्तराखंड में विधायकों और पूर्व विधायकों के पेंशन भत्तों में बढ़ोतरी के मामले में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक गणेश गौदियाल ने कमेटी गठित का इस पर फैसला करने का सुझाव दिया है। गणेश गौदियाल ने अपने वेतन बढ़ोतरी को नहीं लेने का भी फैसला किया। इस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सर्वसम्मति से लिए गए फैसले कोई सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। समय परिस्थिति और काल के आधार पर व्यक्ति विशेष को खुद अपना फैसला लेने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि जिनको वेतन बढ़ोतरी नहीं चाहिए वह ना ले। विधानसभा में सर्वसम्मति से इस पर फैसला हुआ है कि विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी की जा रही है। सदन के अंदर कोई चीज़ बहुमत के आधार पर खड़ी होती है तो उस पर कोई प्रश्न खड़ा करने की स्थिति बनती नहीं है। ये ठीक है कि समय काल परिस्थिति के आधार पर जब हर संस्थान हर इकाई अपने व्यवस्थाओं की दूसरे वेतन वृद्धि करती है उसका एक प्रभाव है। मैं भी कहता हूँ जिसको नहीं लेनी है लोकतांत्रिक कार्यकर्ता है, लोकतंत्र में व्यक्ति है, जिसको अपनी सारी पेंशन छोड़नी है सक्षम है वो छोड़ सकते हैं, लेकिन उनका भी ध्यान रखना पड़ता है जिनका समाज के अंदर डेली का आना जाना है, उनका समाज से डायरेक्ट संपर्क रहता है। जो घर में पड़े हैं उनको तो सब कुछ छोड़ देना चाहिए, लेकिन समाज के बीच में रात में दौड़ने वाले को जो आवश्यकताएं थे उसकी चिंता सरकार भी करती है। एक विचित्र बात। साथियों नमस्कार। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र गैरसैंण में परसों संपन्न हो गया और गैरसैंण में सत्र संपन्न होने के 3 दिन का सत्र था और 3 दिन का सत्र जब संपन्न हुआ तो उसकी विवेचना मैं समझता हूं कि थोड़ी आवश्यक है। सबसे पहली बात तो यह है कि सभी चाहे पक्ष के विधायक हों चाहे विपक्ष के विधायक हों सभी इस बात की शिकायत करते हैं और अमूमन करते हैं, चाहे सत्र गैरसैंण में हो और चाहे सत्र देहरादून में हो। सब इस बात पर नाराजगी जताते हैं कि उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र के समस्याओं को वहां पर चर्चा करने का उन्हें समय नहीं मिला। इस बार विधानसभा में चूंकि धारचूला मुनस्यारी में आपदा के कारण वहां बहुत व्यथित हैं लोग और उनकी इस बात को, और चमोली में, रुद्रप्रयाग में, विभिन्न स्थानों पर, बागेश्वर में, विभिन्न स्थानों पर जो आपदा आई और आपदा के बाद वहां पर जो व्यवस्थाएं हुई, जो भी बातें हुई, वहां के माननीय विधायकगण इस बात पर चर्चा करना चाह रहे थे और चूंकि सत्र 3 ही दिन में समाप्त करना है इसलिए किसी को इस पर मौका नहीं मिला, बोलने का मौका नहीं मिला। सभी लोग व्यथित हैं, खास करके मेरे अनुज हरीश धामी जी इस बात से बहुत व्यथित थे और निश्चित रूप में उनका एग्रेशन, उनकी नाराजगी, उनका गुस्सा जो देखने को मिला वो जायज है। उनका ये कहना कि उन्होंने कहा कि भाई मैंने नियमों के अनुसार इस पर चर्चा की मांग की और जब चर्चा की मांग की तो उनका नंबर ही नहीं आया उस पर बोलने का, तो उस बात से बहुत व्यथित थे। सबसे पहली बात कि मेरा ये मानना है कि जब भी विधानसभा के सत्र हों, विधानसभा के सत्र की एक समय सीमा निश्चित होती है कि इतने दिनों के अंदर विधानसभा का सत्र आहूत किया जाना चाहिए। जब भी विधानसभा का सत्र आहूत किया जाए तो जो इस सत्र के लिए तय नियम है कि पक्ष और विपक्ष सब बैठकर तय करेंगे कि कितने दिनों का सत्र हो। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस विधानमंडल दल से ये उम्मीद करूंगा कि कांग्रेस विधानमंडल दल जब भी सत्र हो कम से कम ये मांग करे कि सत्र 15 दिन का तो होना ही चाहिए। और चूंकि 70 माननीय विधायक हैं सदन के, तो 70 माननीय विधायक अपने क्षेत्र की कम से कम 1-2 समस्याओं पर वहां पर चर्चा कर सकें और ये अपने क्षेत्र के लोगों को ये संदेश दे सकें कि वो उनके लिए वहां पर बात कर रहे हैं। ये संदेश तो निश्चित रूप में जाना चाहिए और विधानसभा की सार्थकता भी तभी है जब माननीय विधायकगण अपनी बातों को वहां पर कह सके और उनके क्षेत्र के लोग इस बात को देख सके कि उनके प्रतिनिधि, उनके विधायक वहां पर हमारी बात को रख रहे हैं। तो आगे जब भी ये सत्र हो तो पहली बात तो ये है कि ये सत्र कम से कम 15 दिनों का सत्र हो। ये फॉर्मेलिटी कि यहां से पूरे तामझाम के साथ गैरसैंण जाना या देहरादून में ही सत्र आहूत करना और 3 दिन में सत्र को निपटा देना, ये निश्चित रूप में ये बात है कि
सिर्फ जो संवैधानिक बाध्यता है सत्र आहूत करने की, ये उसकी खाना पूर्ति है। इस 3 दिन के सत्र से ये बिल्कुल जाहिर नहीं होता है कि सरकार की मंशा समस्याओं पर चर्चा करने की है, और इससे ये लगता है कि सरकार चर्चा से बचना चाहती है, क्योंकि विधानसभा का जो प्लेटफॉर्म है, जो विधानसभा का मंच है, वही एक मंच है, हमारे प्रदेश का सर्वोच्च मंच है, जिस पर कि हम आम चर्चाओं का जिक्र कर सकते हैं, वहां पर बहस कर सकते हैं, सरकार के संज्ञान में ला सकते हैं। तो माननीय विधायक गणों का ये हक, जिसके लिए कि हरीश धामी जी संघर्ष कर रहे हैं, उस हक को उन्हें दिलाने के लिए ये परम कर्तव्य सरकार का, विधानसभा अध्यक्ष जी का और विरोधी पक्ष का ये है कि सबको मौका मिल सके। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाला सत्र सब लोगों की सहमति से कम 15 दिन का हो। अब दूसरी बात पे आते हैं। विधानसभा के सत्र का कुल मिलाकर जो हासिल आया वो ये आया कि माननीय विधायक गणों की और पूर्व विधायकों की आय में कुछ इजाफा हुआ है। ये समाचार पत्रों के माध्यम से, क्योंकि आधिकारिक रूप से तो अभी किसी ने बाहर नहीं कहा है, लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि करीब 1.25 लाख के करीब वर्तमान विधायक गणों को और पूर्व विधायक गणों को भी 10,000 के आसपास, कोई 11,000 बोल रहा है, कोई 10,000 बोल रहा है, इसके आसपास पूर्व विधायक गणों को भी उनकी आय में इजाफा हुआ है। उसको पेंशन कहिए या उसको पेट्रोल भत्ता कहिए, जो विभिन्न मदों में 1.25 लाख, और वर्तमान विधायक गणों का जो मासिक जो उनको मिलना है वो 4 लाख के करीब तय हुआ है, ये बताया गया है। मेरा उत्तराखंड की सरकार से ये कहना है कि इतना गैरसैंण जाकर और सिर्फ 3 दिन का सत्र आहूत करके और इस एक उपलब्धि के साथ वापस आना कि माननीय विधायक गणों का और पूर्व विधायक गणों का मानदेय बढ़ाया गया या उनकी आय बढ़ाई गई, मैं समझता हूं कि ये सरकार के लिए भी उचित नहीं है और विपक्ष के लिए भी उचित नहीं है। यहाँ जबकि एक ओर हमारे बहुत ही अल्प वेतन भोगी भाई आंदोलनरत हैं। अभी मैं 3 दिन पहले एक पेयजल विभाग के जल संस्थान के हमारे जो भाई हैं, जो काम करते हैं, दैनिक वेतन भोगी हैं या ठेकेदारों के अंतर वेतन लेते हैं, मुझे बता रहे थे कि 6,000 और 7,000 में वो नौकरी कर रहे हैं। जिस प्रदेश में 6,000 और 7,000 में परिवार पालने के लिए लोग बाध्य हों, ऐसे में जबकि मैंने जल संस्थान की बात की, उपनल के तमाम मुझे लगता है 25 से 30,000 ऐसे कर्मचारी हैं जो बहुत ही अल्प वेतन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और 15-15, 20-20 साल जिनको नौकरी करते हो गए हैं। मैं समझता हूं कि उनका पूरी जिंदगी उनकी लग गई है। और ऐसे में माननीय विधायकगण और पूर्व विधायकगणों का वेतन बढ़ा देना, मैं समझता हूं कि उन्हें चिढ़ाने जैसा है। जहां एक और आपदा में अभी तक जो एक 5,000 की आतुक सहायता लोगों को मिलनी चाहिए थी, अब तक वो तक नहीं मिल पाई है जिस प्रदेश में, उस प्रदेश में इस प्रकार के कृत्य को मैं समझता हूं कि आम लोगों को चिढ़ाने जैसा है। मेरा इस मामले में ये सजेशन है कि ठीक है, पैसा सबकी आवश्यकता है और मैं ये भी मानता हूं कि जो सार्वजनिक जीवन में या जो राजनीतिक जीवन में लोग होते हैं उनके पास तमाम खर्चे होते हैं, ये भी सच है। लेकिन इस बात के लिए, लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए, जिस प्रकार से अन्य बातों को, अन्य कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए या इसके लिए कोई आयोग होता है, इसी प्रकार का कोई नियामक जैसा आयोग माननीय विधायक गणों की तनख्वाह या उनकी उपलब्धियां बढ़ाने के लिए भी इस प्रकार का कोई आयोग बनना चाहिए। ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि खुद की तनख्वाह खुद ने बढ़ा दी और खुद को अधिकार है कि अपनी तनख्वाह बढ़ा सकें या अपनी आय बढ़ा सकें। मैं इसमें सिर्फ राय दे सकता हूं और ये कह सकता हूं कि जिस प्रदेश में इतने 6 और 8,000 रुपए में लोग नौकरी कर रहे हों, अपना परिवार पाल रहे हों, जिस प्रदेश में आपदा में जिन लोगों का सब कुछ छिन गया उनको बांटने के लिए सरकार के पास पैसा न हो, ऐसे प्रदेश में पूर्व विधायक के रूप में जो बड़ा हुआ, जो मुझे पूर्व विधायक के रूप में जो सबको बड़ा, मुझे भी बड़ा होगा, तो मैं माननीय हमारी
विधानसभा के अध्यक्ष को एक पत्र लिख रहा हूं, जिसमें मैं ये उनसे उम्मीद करूंगा कि मुझे ये बढ़ा हुआ बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसे में जबकि लोग परेशान हों, ऐसे में ये बढ़ा हुआ वेतन या भत्ता या पेंशन जो भी उसको कहें, वो लेने से मेरी अंतरात्मा मुझे कचोटती है। और मैं सरकार से उम्मीद करूंगा कि सरकार या विधानसभा अध्यक्ष जी इस बारे में एक कोई नीतिगत फैसला लें, कोई इस प्रकार का एक कमीशन बने कि जो माननीय विधायक गणों की तनख्वाह का जो बढ़ोतरी होती है उसका वो उसका निर्णय करें। जब ये नहीं होना चाहिए कि साहब खुद ही निर्णय हम लोग कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। इसके साथ साथ इसके अलावा मुझे कोई भी विधानसभा के वर्तमान परिदृश्य में कोई भी उपलब्धि इस नहीं दिखती, बजाय इसके कि सिर्फ और सिर्फ माननीय विधायकगण वहां से नाराज होके ही आए होंगे कि हमें अपने क्षेत्र के समस्याओं का वहां पर निराकरण करने के लिए उस बात को रखने के लिए समय नहीं मिला। इसके अलावा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया है, मैं उसकी भी चर्चा करना चाहूंगा। उनका बयान कश्मीर के बारे में ये है और उनका कहना है कि कश्मीर में कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनावी गठजोड़ करके गलत किया है और उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को आतंकवादियों के साथ मिलीजुली उनका संबंध होने का आरोप लगाया और इस प्रकार उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस आतंकवाद को सपोर्ट करती है। मेरा बहुत ही तीखा विरोध इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रदेश में 6000 और 8000 पर लोग नौकरी कर रहे हैं। आपके प्रदेश में लाखों लोग अपने परमानेंट होने की आस देख रहे हैं। आपके प्रदेश में आपदा से बहुत ही विभीषिका मची हुई है और लोग राहत की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे में आपको जनता ने जिन कामों के लिए नियुक्त किया है, आप वो काम न करके सिर्फ और सिर्फ सगुफेबाजी की बात कर रहे हैं और इस सगुफेबाजी से आप लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आपको इतिहास का ज्ञान नहीं है। आपको इतिहास का ज्ञान दिला दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वो पार्टी है, आपको याद होगा कि शेख अब्दुल्ला जब भारत का विभाजन हो रहा था और उनके पास ये मौका था कि भाई वो किस पक्ष के साथ जाना चाहते हैं, भारत या पाकिस्तान, तो शेख अब्दुल्ला वो नेता थे जिन्होंने भारत में विलय को अपनी प्राथमिकता बताया कि हमारी प्राथमिकता भारत में विलय की है। और ऐसे लोग जो भारत में विलय को प्राथमिकता देते हैं, ऐसे देशभक्त लोगों को आप जो है अगर आतंकवादी नाम देंगे तो निश्चित रूप में ये कहीं न कहीं निश्चित रूप में देश का नुकसान है। आप तो राजनीति कर रहे हैं, आप उत्तराखंड के सेंटिमेंट को भड़काकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। आपसे जो प्रश्न पूछा गया कि केदारनाथ का मंदिर आप दिल्ली में बनाने के लिए क्यों चले गए, उस पर आज तक आपने माफी नहीं मांगी और बातें करते हो जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप ही की पार्टी ने आतंकवादियों की नजदीकी होने के तमाम आरोप लगने के बाद भी पीडीपी से गठबंधन राजनीतिक रूप में किया था, तब क्या आपकी जुबान कहां चली गई थी? ये अलग बात है कि आप तब मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन आप तब भी राजनीतिक जीवन में थे, तब आपने क्यों कुछ नहीं कहा? तो ऐसा है कि जिनके मकान खुद शीशे की दीवारों के बने होते हैं, वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। और आपके एक मंत्री धन सिंह रावत जी ने अभी क्या बयान दिया पौड़ी में, आपको वो बयान भेजूं क्या, सुनने के लिए भेजूं? आपने सुना या नहीं सुना? उन्होंने कहा कि अभी 1 महीने पहले वो जम्मू कश्मीर गए थे और वहां की स्थिति ये है कि अगर एक दिन किसी होटल में रुको तो वहां के एसएसपी ने धन सिंह रावत जी को कहा कि कल इस होटल में मत रुकना। अगर आपने आज एक गाड़ी ली है तो कल यही गाड़ी मत रखना। आपने अगर आज एक ड्राइवर लिया है तो कल आप दूसरा ड्राइवर मत रखना। आतंकवाद की स्थिति आज भी वहां ऐसी है। आपकी सरकार के होते हुए आपके केंद्र में 10 साल से सरकार है, कहां गया वो धारा 370 कि भाई इसके बाद जो है आतंकवाद खत्म हो जाएगा? कहां गया वो आपका नोटबंदी का कि भाई इसके बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा? क्या आप इस पर जवाब देंगे? तो आप जनता को गुमराह करना बंद करें, उत्तराखंड के हित में कार्य करें और हम आपको रास्ता दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।